डायग्नोस्टिक कंपनियों में इन्होंने ले लिया था। अब थोड़ा समय दे सकते हैं, बट क्या लग रहा है आपको कितनी रिकवरी हो सकती है? इनको जो नुकसान हो रहा है, नुकसान तो काफ़ी हो चुका है, तो कितनी रिकवरी हो सकती है? या फिर एग्जिट कर ले स्तरों पर और दूसरे किसी स्टॉक में निवेश कर ले? पिडिलाइट और दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स का नाम इन्होंने भी लिया। गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लग रहा है कि देखिए जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है वो अभी काफी चैलेंजिंग हेडविंड्स फेस कर रहा है। अभी काफी रिसेंटली अभी टाटास ने भी डायग्नोस्टिक बिजनेस में आने का डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए में वो लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, और कल ही अडानी ग्रुप ने भी अनाउंस किया है कि वो डायग्नोस्टिक बिजनेस में उतर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में डायग्नोस्टिक बिजनेस में बहुत कंपटीशन बढ़ेगा। ऑफकोर्स कस्टमर को इसका फायदा होगा, लेकिन जो कंपनीज इस क्षेत्र में काम कर रही है इनको मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ेगा। और यही शायद दोनों डॉक्टर लाल पाथलैब्स और मेट्रोपोलिस अपने शेयर के प्राइसेस में दिखा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि जिस एंट्री प्राइसेस पे ये एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे इनका कैपिटल रिकवर करना ही बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि काफी ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है। मेरी राय में अगर ये यहाँ से शिफ्ट करके कोई दूसरी आईटी कंपनी में या कोई कैपिटल गुड्स सेक्टर में डाल देते हैं, जैसे कि अभी इस लेवल पे इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना एक बहुत अच्छी सैस कंपनी है, अगर ये पूरा पैसा यहाँ पे लगाते हैं तो होपफुली मुझे लग रहा है कि जो भी नुकसान इनका हुआ है वो अगले 12-15 महीने में ये रिकवर कर सकते हैं, और डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट डायग्नोस्टिक कंपनीज में अगले 12 महीने के लिए चैलेंजिंग हेडविंड्स रहेंगे, और हो सकता है कि यहाँ से भी भारी बिकवाली इन शेयर्स में आपको देखने को मिले। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए शुगर सेक्टर और एथेनॉल सेक्टर में पोजीशंस काफी इनको होल्ड करना चाहिए। हमारा मानना है कि शुगर की कीमतें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, डिमांड अच्छी है। और दूसरी बात, एथेनॉल को लेके अगर हम बात करें तो धामपुर ने बहुत बड़ी एथेनॉल की कैपेसिटी भी लगाई है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। FY23 में तो हमको लग रहा है कि एथेनॉल बहुत सिग्निफिकेंटली इनके प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के लिए मददगार होगा। सबसे बड़ी बात, 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो एथेनॉल का कॉम्पोजिशन है पेट्रोल डीजल में, वो 20% करने का उनका जो निर्णय है 2025 तक, वो बरकरार है। तो ये एक बात में क्लियर है कि डिमांड एथेनॉल की काफी सिग्निफिकेंट है। जो भी कंपनीज एथेनॉल की कैपेसिटी के लेके बैठे हैं उनके लिए विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं तो कहूंगा कि इनको अगर निवेशक का रोल प्ले करना है तो थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि 50% टॉप से ये स्टॉक गिरा है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीना है तो मैं समझता हूँ कि इनको अच्छी खासी कमाई भी इस लेवल से हो सकती है। तो डेफिनेटली फॉल का एडवांटेज लेके थोड़ा सा एवरेज करिए, लेकिन समय कम से कम 12 से 15 महीने रखें। नंबर्स लाइन थे, मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री आई है उसमें रिटेल को लेके डेफिनेटली मैनेजमेंट की काफी पॉजिटिव कमेंट्री है। जो प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट जो कस्टमर का लोन बुक है वहां पे डेफिनेटली हमको पता नहीं क्या व्हाट इज द काइंड ऑफ आउटलुक, बट मैनेजमेंट डेफिनेटली चाहता है कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो LIC ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, और क्लियरली अगर साइज की बात करें तो बैलेंस शीट साइज में काफी बड़े प्लेयर्स है, LIC का पेरेंटेज है। तो जिनको निवेश भी करना है, मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड इनके पास कम से कम नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। बट नंबर्स डेफिनेटली मार्केट्स को अच्छे लगे, और मेरे ख्याल से FY23 में जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी, ये 2 फैक्टर्स अगर कंपनी अच्छी खासी मेंटेन करती है तो डेफिनेटली इसमें और री-रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे जो फिक्स्ड आईटी स्पेंडिंग होता है वो इकोनॉमी में थोड़ी सी रिसेशन आए या ना आए, इसका इम्पैक्ट इनके आईटी बजट्स पे नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मली आईटी बजट्स रिकरिंग एक्सपेंस माने जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम माइंट्री की बात करें तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट वेट कर रहा है वो उनका जो मर्जर है अभी L&T इन्फोटेक के साथ। ये मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी देख रहा है कि कंसोलिडेटेड एंटिटी पे कैसे कंपनी प्ले आउट होगी। हालांकि ये मर्जर होते होते कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी को पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 3 महीने का भी बहुत ही शॉर्ट टर्म है, हो सकता है कि आपको इतना कोई बड़ा अपसाइड इन 3 महीनों में ना मिले, लेकिन अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो माइंट्री का जो विलय L&T इन्फोटेक में होने वाला है वो काफी पॉजिटिव है। इनके शेयर होल्डर्स को L&T इन्फोटेक के शेयर्स मिलेंगे, और मेरे ख्याल से अगर इनको सही मायने में वेल्थ क्रिएशन करना है तो थोड़ा समय यहाँ पे देना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 3 महीने में लगता नहीं है कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आएगी। मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अभी ये कंपनी एक ब्लैक रॉक की कंपनी बनी है, और इस अप्रैल से ये ब्लैक रॉक की कंपनी बनी है। तो अंदाजा है कि आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्टाइल है प्लस जो मार्केट का
नजरिया है इस कंपनी को वो काफी पॉजिटिवली बदलेगा। ऐसे कि नहीं कि ये कंपनी मिसमैनेज थी, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट जो पहले था वो काफी स्पेकुलेटिव माना जाता था, उसीलिए शायद स्टॉक में बहुत ऊपरी और निचले लेवल स्टॉक में देखी है। मेरे ख्याल से अगर हम ब्लैक रॉक की एक्विजिशन प्राइस देखें तो उन्होंने करीबन 250 रुपए के ऊपर डील की थी। अभी प्राइस करीबन 118 चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हैंड स्टॉक्स में एंटर कर चुके हैं। और अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है एचडीएफसी के बाद। सो बैलेंस शीट काफी बड़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। थोड़ा सा रिकवरी के लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन जो बिजनेस में ये है यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि आगे चल के ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। तो मेरी राय में अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो निवेशित रहिए, लॉस मत बुक करिए, बट इतना टाइम फ्रेम आपको जरूर देना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है और रिकवरी के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये मोबाइल इंटरनेट और बेसिकली एसएमएस सेंड करने में जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसमें स्पेशलाइज करते हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है कि इसमें शायद कोई वन ऑफ होगा। हालांकि आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है 5 बजे शाम को, और उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो कॉल आया है इसमें कोई वन ऑफ एडजस्टमेंट करने के बाद ये नंबर्स कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं। आउटलुक क्या है वो भी हमको पता चलेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऐसे बिजनेसेस में ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी काफी सिग्निफिकेंट है। हालांकि ये काफी पॉपुलर स्टॉक था और वैल्यूएशंस भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस चलते थे पहले, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज अगर अर्निंग्स में आया है तो मार्केट्स को इस बात पे डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलेगी, बट जिनके पास है मैं इनको वही करूंगा कि पैनिक मत करिए, थोड़ी सी क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से आने दीजिए। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बिजनेस में कोई बड़ी चैलेंजेस है, और क्योंकि ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन मोर क्लैरिटी मैनेजमेंट के कॉन कॉल के बाद आएगी। तो तब तक मैं मेरी कमेंट्स रिजर्व करूंगा, तब तक होल्ड करिए, फ्रेश निवेश मत करिए, बट डेफिनेटली कमेंट्री आने के बाद स्टॉक में होपफुली एक अच्छी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी आपको देखने को। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो डेफिनेटली ठीक ठाक आ गए, लेकिन मैंने देखा है कि करीबन 22% की रेवेन्यू ग्रोथ पे कामकाजी मुनाफा है जो वो मुश्किल से 5-6% बढ़ा है। और मैनेजमेंट का ये कमेंट मैंने बहुत ध्यान से सुना कि उन्होंने कहा कि अभी डिमांड इन्फ्लेशन को लेके थोड़ी सी कमजोर है, प्राइसेस अभी शॉर्ट टर्म में इतने बढ़ने की अपेक्षा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो नेट कैश पॉजिटिव है, कर्जा भी काफी कम है, ओवरऑल कैपेक्स का फायदा तो कंपनी को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर मार्जिन्स थोड़े से दबाव में आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए रहते हैं तो एटलीस्ट इन द नियर टर्म स्टॉक की रीरेटिंग पॉसिबल नहीं लग रही। जिन्होंने पहले ये स्टॉक खरीदा है वो होल्ड करे, बट मैं 1-आध क्वार्टर और वेट करना चाहूंगा, और उसके बाद अगर होपफुली मार्जिन्स में कोई इजाफा या पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखता है तो ही इसमें खरीदने की राय दूंगा। क्योंकि मेटल साइकिल अभी एक ऐसे एक स्टेज पे आई है जहाँ पे हो सकता है कि अगर ग्लोबली मेटल प्राइसेस वीक होते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी प्राइस बढ़ाने में दिक्कत रहेगी। तो करंटली मैं होल्ड करने की राय दूंगा, फ्रेश खरीदारी यहाँ से बिल्कुल ना करें। अभिषेक, पहली बात तो मैं इनका जो बाइंग प्राइस है वो देख रहा था कि ये बाइंग प्राइस इन्होंने ये शेयर कभी खरीदा था, क्योंकि 1350 तो बहुत पहले की खरीद लग रही है। और रही बात इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के फ्यूचर की, तो सभी को पता है कि अभी इनका विलय एम्बेसी रेट के साथ होने वाला है। तो ये कंपनी बेसिकली अपने पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज को एम्बेसी में मर्ज करेगी, और जो भी इनका बिजनेस होगा वो एम्बेसी आरिएट के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए जिनके पास ये शेयर्स है उनको जो ऑफर रेशियो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बेसी के शेयर्स मिलेंगे। हालांकि ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये शेयर में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, ऊपरी लेवल पे ये 250-300 रुपए तक गया, उसके बाद वापस नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस कोई इस शेयर को खरीदे ऐसी मेरी राय नहीं है, और जिनके पास वो शेयर्स है वो बेसिकली ये मर्जर के लिए वेट करे, क्योंकि एम्बेसी एक बहुत वेल मैनेज्ड आरईआईटी कंपनी है जो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है, और रिटेल एसेट जो इंडिया बुल रियल एस्टेट के है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनके काफी जमीनें हैं जो एम्बेसी आगे चल के रिटेल के लिए डेवलप करने की बातें में सोच रहा है। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली एम्बेसी के शेयर अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल के है। तो मैं यही कहूंगा कि होल्ड करिए, और एम्बेसी के शेयर्स मर्ज होने के बाद होपफुली इनका रिस्क रिवॉर्ड शुड बी बेटर। बट डेफिनेटली ये लेवल से डायरेक्टली अगर स्टैंड अलोन बेसिस से वो समझते हैं कि रिकवरी हो जाएगी तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ऊपरी लेवल की है।